हेलो एंड वेलकम। मैं हूं शहाबुद्दीन याकूब, आपका खैर मकदम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज हम दोबारा उसी टॉपिक पे बात करेंगे। इससे पहले दो वीडियोस में मैंने इस पे बात पहले किया था, लेकिन आज हम उसके जो दूसरे डायमेंशंस हैं उस पे बात करेंगे। इस्लाम को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में दोबारा से बहस छिड़ गई है। इस्लामोफोबिया के हवाले से बात होने लगी है, और ख़ास तौर से वेस्ट में इस्लाम को लेकर किस तरह की फ़िक्र पाई जाती है, क्यों वेस्ट जो है इतना डरा हुआ है, फ्रांस में जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इन सब पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि मैं कल जब कुछ जर्नलिस्टों को इसी टॉपिक पे बात करते हुए मैंने सुना, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कोशिश कर रहे थे बताने की कि इसके लिए मुसलमान ही ज़िम्मेदार हैं। यानी कि अगर मुसलमान उस टीचर को, वो मुसलमान लड़का अगर कत्ल न करता और उसे किल न करता तो ये मामला नहीं होता। यानी वो एक तरह से ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि अगर फ्रांस में इस्लाम के ख़िलाफ़, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के ख़िलाफ़ अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, आप उसे जाने दीजिए। आपको अब यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप इस वजह से मैं इसे कह रहा हूँ कि हम शायद दुनिया के लोगों को ये बताने में नाकाम हो गए कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम जो हैं, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथ मुसलमानों की क्या वाबस्तगी है। और उसमें मैं सिर्फ आपको ये बताऊं, वो लोग जो ये नहीं जानते हैं, कि जो भी मुसलमान हैं उनका ईमान उस वक्त मुकम्मल होता है कि जब वो अपने आप से, अपनी जान माल से, अपनी बीवी बच्चों से, दुनिया की हर एक चीज़ से सबसे ज़्यादा जब वो अपने प्रॉफिट से मोहब्बत न करें, तब तक उनका ईमान मुकम्मल नहीं होता। यानी कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अजीज़ है, ज़्यादा पसंद है, तो ये इस्लाम के अकॉर्डिंग आपका ईमान कमज़ोर है। यानी हर मुसलमान, और जब कोई मुसलमान होता है, अगर आप उसके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हर मुसलमान अपनी जान से ज़्यादा अपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, और ये उसके ईमान का जुज़ है। यानी ये उसका ईमान ही तब मुकम्मल होता है जब उस बात को यकीनी तौर पर जान, यानी वो पूरे, आप कह सकते हैं कि यकीन के साथ जब उसे ये एहसास हो जाता है कि मैं अपनी जान से, अपनी माल से, अपनी बीवी बच्चों से, दुनिया की हर एक चीज़ से सबसे ज़्यादा मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, तब जाके उसका ईमान मुकम्मल होता है। उसके अलावा जो मुसलमान हैं वो सही मानों में इस कदर मोहब्बत करते हैं कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। शायद जो सच्चा पक्का जो मुसलमान है, आप उसके करीब आकर जान सकते हैं कि ये मोहब्बत क्यों है। उसके अलावा एक और भी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि जो मोहब्बत रसूल है, यानी जो प्रॉफिट के ताल्लुक़ से जो इंसानी दिलों में जो मोहब्बत है, इसके बारे में हमारे यहाँ ये अक़ीदा, हमारे यहाँ ये बिलीफ पाया जाता है कि ये मोहब्बत अता की जाती है। यानी कि जब इंसान, जो भी मुसलमान है, जब उसके ईमान में इजाफ़ा होने लगता है, जब वो ईमानी तौर पर मजबूत होने लगता है, तो ये खुदा के इनाम के तौर पर उसे मोहब्बत रसूल अता की जाती है। और जैसे जैसे मोहब्बत रसूल बढ़ती है, वैसे वैसे आप ईमान के दर्जे की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो अब ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना होगा, जो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप इससे वाकिफ़ नहीं हैं। अब जब आप इस मुसलमानों के इस बिलीफ सिस्टम को जब आप सामने रखेंगे कि यानी किसी मुसलमान के सामने अगर उसके प्रॉफिट की अगर आप बुराई करेंगे, तो और उसे अगर वो खामोशी से सुन लेता है, तो उसको अपने दिल में ये शक पैदा हो जाता है कि इसका मतलब यह है कि मैं दुनिया की खातिर या किसी भी चीज़ की खातिर मैं अपने प्रॉफिट का इंसल्ट मुझे बर्दाश्त मैं कर सकता हूँ। जैसे ये ख्याल आता है उसे ये लगता है मैं ईमान से गया। इस वजह से पूरी मुस्लिम दुनिया, चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप हमें दुनिया को ही बताना चाहिए कि हम ये इंसल्ट किसी सूरत नहीं बर्दाश्त कर सकते। जब एक मुसलमान के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि उसे अपनी जान से, अपनी माल से, अपनी इज़्ज़त आबरू, हर एक शय से 8 चीज़ें कुरान ने खुद गिनवाई हैं, और उसने कहा है कि ये 8 चीज़ें अगर तुम्हें अल्लाह उसके रसूल से ज़्यादा प्यारी हैं, तो फिर तुम्हें खुदा के फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए। तो इससे हमें ये जो एक कम्युनिकेशन गैप है, जो हम लोगों को नहीं समझा पाते कि भाई देखो, जब आप दुनिया के तमाम मुसलमानों के सामने जब आप इस तरह की बातें करते हैं, तो हर एक मुसलमान ये महसूस करता है कि मेरा ईमान मेरे दिल से निकल गया। इसलिए वो रेजिस्ट करता है, और वो आपको प्यार से, मोहब्बत से समझाने की कोशिश करता है कि भाई आप ये ना करें। अगर आप पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, या आप
कुछ और बात करते हैं, तो और जिससे आपका कोई भी फ़ायदा नहीं हो सकता है कि एक मुसलमान से आपको शिकायत हो सकता है कि उसके बिहेवियर से आपको शिकायत हो, या किसी और भी चीज़ से शिकायत हो सकती है आपको। आप उस शिकायत के लिए आप शिकायत कीजिए, वहाँ पे आप कोई बात कहिए, तो कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा, लोग आपका साथ देंगे। जो मुसलमान फ्रांस के अंदर नहीं रहता, उसको उसके भी जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोई वजह नहीं बनती। इसलिए कि फ्रांस में रहने वाले जो मुसलमान हैं, हर कोई ये कह रहा है कि अगर वहाँ के जो भी लोकल जो कानून है, अगर उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, तो जाहिर बात है वहाँ अदालत है, पुलिस है, सिस्टम है, आप उसके हिसाब से आप उनको सज़ा दीजिए। लेकिन ये कहना कि नहीं, हम आपके प्रॉफिट को इंसल्ट करेंगे और आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, और आप अगर रिएक्ट करेंगे तो हम आप पे चढ़ाई कर देंगे, तो ये तो फिर यही है कि ये ताकत का बेजा इस्तेमाल है। और फ्रांस को शायद ये एहसास हो गया है कि अब वो ताकत के ज़ोर से डील कर सकता है। इसी वजह से तैयब अर्दगान ने जब ये बात कही है कि फ्रांस में वही कुछ हो रहा है जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जर्मनी में यहूदियों के ख़िलाफ़ जिस तरह से मुहिम चलाई गई, उनके ख़िलाफ़ नफ़रत को हवा दी गई, वही सब कुछ फ्रांस में हो रहा है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि शायद यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल वक्त आ रहा है, और ये मुश्किल वक्त जो है वो खौफनाक भी हो सकता है। यूरोप में अगर देखें तो 45 से 46 करोड़ की आबादी है यूरोप की, उसमें 2.5 करोड़ मुसलमान हैं। ये 2.5 करोड़ मुसलमान आटे में नमक के बराबर है, वो भला उनके सोसाइटी के लिए कैसे खतरा हो सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि, और उसके अलावा इस वक्त यूरोप में 8-10 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां हर एक कंट्री के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ इस तरह के NGOs हैं जो दिन रात इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, सियासत भी इसी चीज़ पे करते हैं। इससे ये अंदाज़ा ये होता है कि ये नफ़रत जो है ये किसी बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। या तो वो ये समझते हैं कि मुसलमानों को अब यहाँ से निकालो, और इस वजह से वो सब कुछ कर रहे हैं, और इसी की तरफ शायद ऐसा इशारा तैयब अर्दगान कर रहे हैं। इसी तरह ईरान ने की संसद ने ये प्रस्ताव पारित किया, इसे कंडम किया, और बड़ा मानाखेज उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मैक्रोन जो कुछ भी फ्रांस में कर रहा है ये किसी एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है, यानी ये जो कुछ भी हमें वक्ती तौर पे दिखाई दे रहा है, यानी आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको वजह क्या है कि आप 1.5 बिलियन मुसलमानों की दिल आज़ारी करें, आप ऐसी बातें करें, उनको आप उकसाएं। इस तरह से यूरोप ने ज्यूज़ के ताल्लुक से उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर रखा है, कानून बना रखा है कि हम कोई भी ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हों। ये मुस्लिम तमाम जो कंट्रीज़ हैं, इनको मिल कर के इस तरह के कानून बनवाना चाहिए था, जो अब तक नाकाम है। और ये कैसे बनवाएंगे, जब आप अगर देखें अरबों को, आप फ्रांस में उनकी महंगी तरीन हवेलियाँ हैं जहाँ पे वो रहते हैं, इंजॉय करते हैं। अब उनके ख़िलाफ़ बोलेंगे तो उनको पता है कल को उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो आप तो कंप्रोमाइज़ खुद कर रहे हैं। लेकिन वेस्ट जो अपने आप को कहता है कि मैं बहुत लिबरल हूँ, कम से कम इस मौके से उसके चेहरे से जो नकाब है वो उतर रहा है। उसका अंदाज़ा मैं एक रिपोर्ट आपके सामने रखूँ कि एक CCIF, एक फ्रांस में एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लामोफोबिया के ताल्लुक से डाटा कलेक्ट करता है और देखता है कि क्या कुछ हो रहा है। 2019 में उसके अकॉर्डिंग 1043 केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें मुसलमानों को टॉर्चर किया गया है, उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई, उन पे हमला किया गया, उनको ज़ख्मी किया गया। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। और 2017 के बाद इसमें 77% इसमें इजाफा हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़्रांस में इस्लामोफोबिया या इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। उसके अलावा रिनॉर्ड कैमूस करके एक थिंकर है जिसको इस्लाम के ख़िलाफ़ एक थिंकर माना जाता है, यानी वो ऐसी बातें कहता है कि जिससे इस्लामोफोबिया में इजाफा होता है। उसका एक बड़ा मशहूर एक उसने थियरी दी है जिसको कहते हैं कि ग्रेट रिप्लेसमेंट थियरी। और इसके हिसाब से यूरोप में ये कोशिश की जा रही है कि भाई हमें जो कुछ भी ये मुसलमान यहाँ आके आबाद हो गए हैं, चाहे वो
آپ کہہ سکتے ہیں نارتھ افریقہ سے آ گئے ہوں یا باقی مڈل ایسٹ کنٹریز سے آ گئے ہوں یا کہیں اور سے آ گئے ہوں، ہمیں ان کو یہاں سے ہر حال میں نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم انہیں نہیں نکالیں گے تو کل کو یہ ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے کلچر کے لیے، ہماری کلچرل آئیڈینٹی کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس پہ یہ جو تھیوری ہے گریٹ ریپلیسمنٹ تھیوری، اس پہ اس وقت یورپ میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت تیزی سے یہ تھیوری مقبول ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پورے یورپ میں آپ کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ یہی بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکالو، اور یہی وجہ ہے کہ شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر اس میں بہت زیادہ شدت آتی ہے تو کل کو یورپ میں بسنے والے جو مسلمان ہیں ان کی جان مال کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ لیکن خود فرانس کا تعلق یہ ہے کہ فرانس میں جو لوکل آبادی ہے، جو عام لوگ ہیں، وہ اسلام کے قریب آ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایران نے جو ٹپڑی کی ہے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ میکرون اپنے اس فیصلے سے اسلام کے قریب آنے والے لوگوں کو نہیں روک سکتے۔ اب ایک اور چیز اس کا اندازہ آپ یہ لگائیے کہ 2016 میں ایک خاتون ہے جو فرانس میں بہت مشہور خاتون ہے، ان کا نام تھا سوفی پیٹرونن، اور یہ مالی میں جا کر وہاں کے این جی اوز کے ساتھ مل کے کام کر رہی تھی، لیکن 2016 میں اسلام پسند جو گروپس ہیں انہوں نے انہیں اغوا کر لیا، ہائی جیک کر لیا، پھر اس کے بعد فرانس اور مالی کے بیچ دونوں حکومتوں کی کوشش سے ان کو رہا کر دیا گیا۔ ان کے بدلے فرانس نے 100 لوگوں کو، 100 ایسے قیدی مالی کے حوالے کیے، تو پھر ان کو چھوڑا گیا۔ سوفی پیٹرونن یہ جب ان کے قید میں تھی تو یہ کنورٹ ہو گئیں، یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے اپنا نام مریم رکھا۔ جب ان کو لایا گیا تو فرانس ایئرپورٹ پہ جب وہ اتری تو انہیں ریسیو کرنے خود ایمانوئل میکرون گئے، لیکن جب جیسے وہ فلائٹ سے اتری، جب وہ ان کی طرف آگے بڑھے تو دعا سلام جو بھی ہوتا کرنے کے بعد انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ میری نماز چھوٹ جائے گی، وقت ختم ہو رہا ہے، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں۔ تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا مطلب، ہم تو آپ کو آ کے یہاں پہ ریسیو کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھر جب ان سے باتیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب میں وہاں اکیلی تھی تو اس وقت میں نے بڑا غور و فکر کیا، بڑا اسلامی لٹریچر پڑھا اور سب کچھ، اور مجھ پہ یہ پتہ چلا کہ اسلام کے بارے میں پتہ چلا، اور پھر میں مسلمان ہو گئی، اور اس کے بعد سے وہ فرانس میں اسلام کے بارے میں جو بھی غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنے میں ایک بڑا ان کا رول ادا کر رہی ہیں۔ 75 ایئرس کی ہیں، تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرانس کی جو سوسائٹی ہے، جب اس طرح کے لوگ جب وہاں پہ کنورٹ ہوتے ہیں، یعنی انہی کے لوگ جب وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں تو خود اپنی سوسائٹی میں جا کے اسلام کے بارے میں جو کچھ بھی غلط فہمیاں انہوں نے پیدا کی ہوئی ہیں سالوں سے اور صدیوں سے، اس کو ختم کرتے ہیں۔ اس سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر تیزی کے ساتھ، اس لیے کہ وہ بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ اوپن مائنڈڈ لوگ ہیں، وہ چیزوں کو کچھ نہیں تو ریشنل بنیاد پہ تو جلدی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے وہاں پر یہ سارے خطرات وہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو یورپ میں جو کچھ بھی چل رہا ہے اس سے اس کے پیچھے کیا باتیں ہو سکتی ہیں۔ اب اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جس طرح کے حالات یورپ میں پیدا ہو گئے ہیں، یہ بھی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کو، اور کوئی الجزائر کا ہے تو اسے الجزائر چلا جانا چاہیے، کوئی موروکو کا ہے تو وہاں چلا جانا چاہیے، کوئی مڈل ایسٹ کا رہنے والا ہے تو اسے مڈل ایسٹ چلا جانا چاہیے، اور تاکہ وہ پرسکون زندگی اپنا جی سکے۔ اور یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یورپ میں جو اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہو سکتا ہے اگر وہ شدت اختیار کرتی ہیں تو اس سے وہاں رہنے والے مسلمانوں کے جان مال کو نقصان ہو سکتا ہے، اور اس پہ بہت سارے لوگ اب لکھنے لگے ہیں اور یہ کہنے لگے ہیں کہ یورپ میں بسنے والے مسلمانوں کو جلد سے جلد انہیں اپنے وطن لوٹ جانا چاہیے۔ تو بہرحال آپ کیا سمجھتے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایسا کرنا چاہیے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فرانس کو اس پہ غور کرنا چاہیے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک لا بننا چاہیے دنیا کے اندر کہ جس میں دنیا کے جتنے بھی ریلیجن ہیں، اس ریلیجن کی جو اہم پرسنالٹیز ہیں، جو پروفٹس ہیں، جو رشی منی ہیں، یا اس طرح کی جو بھی آپ کہہ لیں جو اہم شخصیات ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی اس طرح کی ٹپڑی نہ ہو، کوئی بھی اس طرح کی بات نہ ہو کہ جس سے لوگ آہت ہوں۔ کہنے والے نے بڑا اچھا کہا ہے کہ اگر یورپ یہ سمجھتا ہے
کہ اسے फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बहाने वो जो कुछ चाहता है वो कर सकता है, तो उसे ज़रा होलोकास्ट के बारे में बात करने की इजाज़त दे के देखनी चाहिए। इसलिए कि आप अगर वहाँ पे होलोकास्ट के ताल्लुक से अगर आप ज़बान खोलेंगे तो ये ऐन मुमकिन है कि आपको उसी वक्त गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। दूसरी तरफ आप ये देखिए इनका डबल स्टैंडर्ड कि आप अगर जो भी कलर्ड लोग हैं उनके बारे में अगर आप बात करें, उनका अगर मजाक उड़ाएं, तो आपको कहा जाता है कि ये रेसिस्ट है। आप अगर ज्यूज़ के बारे में बात करें तो आपसे कहा जाता है कि ये एंटी सेमेटिक है। इसी तरीके से अगर आप जो वहाँ पे गे हैं उनके बारे में आप अगर आप बात करें तो कहते हैं ये होमोफोबिक है। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ के बारे में आप बात कीजिए जो उन्होंने आगे बढ़ाया है, तो आपको कहेंगे कि आप उनके ख़िलाफ़ हैं। आपको कहेंगे आप फंडामेंटलिस्ट हैं, आपको कहेंगे कि भाई आप लिबरल नहीं हैं। लेकिन वो चाहे 1.5 बिलियन लोगों के जज्बात से खेलें, लेकिन उसके बावजूद भी उनका दावा यही है कि हम लिबरल हैं। वो 9/11 के बाद एक के बाद इराक़ से लेके, सीरिया से लेके, लीबिया से लेके और लेबनान से लेके आप देख लीजिए, तमाम मुल्कों को उन्होंने बर्बाद कर दिया। झूठ बोला कि इराक़ के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, बाद में उन्होंने कहा कि ये तो हमने झूठ बोला था। तो इस तरह के सब कुछ उन्होंने थियरीज आजमाई, सब इस वक्त बर्बाद कर दिया। लेकिन इस वक्त फिर भी वो लिबरल हैं और मुसलमान जो हैं वो फंडामेंटलिस्ट हैं, मुसलमान टेररिस्ट हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया को अगर आप देखें तो इस हकीकत को एतराफ़ करते हुए हिचकिचाना नहीं चाहिए कि इस वक्त दुनिया दो ब्लॉक में बट रही है। एक वो लोग हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, एक वो लोग हैं जो इस्लाम के साथ हैं। इसलिए कि वो ये मानते हैं कि इस्लाम भी एक रिलीजन है और दुनिया का कोई भी रिलीजन वो पीस को ही प्रमोट करता है, वो हेट को प्रमोट नहीं करता। इस वजह से वो ये समझते हैं कि जो भी मज़ाहिब हैं, जो भी धर्म है, उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। हर जगह रहने वाले लोग जो हैं, हर रिलीजन के रहने वाले लोग जगह जगह इलाके के हिसाब से, माहौल के हिसाब से उनमें कमियां हैं, कोई बहुत अच्छा है, कोई कम अच्छा है, कोई हालात का मारा हुआ है। लेकिन इस वजह से आप रिलीजन को अगर टारगेट करेंगे तो फिर इंसानियत के लिए कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। तो कम से कम एक ये बुनियादी जो फ़लसफ़ा है कि हमें जो भी रिलीजन हैं और जो भी रिलीजियस जो पर्सनालिटीज़ हैं उन्हें हर हाल में उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये ह्यूमैनिटी के लिए कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड ये है कि आप जो अजीम शख्सियात हैं आप उनका हर हाल में एहतराम करें, किसी कम्युनिटी को एज ए होल आप बदनाम न करें, उनको मजाक न उड़ाएं। और आप अगर पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहते हैं तो जो लॉज आप अपने लिए बना रहे हैं वही आप दूसरों पे भी अप्लाई करें। बहरहाल आप क्या समझते हैं इन बातों से? अगर कोई बात आपको लगता है कि मैंने मुनासिब नहीं कही तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख कर आप उसके तरफ इशारा कीजिए, अगर मैं उस पर गौर करूँगा। या अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप लिखिए कि हमें दुनिया को पीसफुल बनाने के लिए और पीसफुल को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए।